सौरभ सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि व्हाट इज एजिंग? Aging is any process in which our body gets loose. Now, whenever we see our face or any part of our body, now let's talk about face. पहले face से बात करें हम लोग. Face में होती है स्किन, स्किन के नीचे होता है फैट, फैट के नीचे मसल्स और उसके नीचे बोन. ये पूरा 4 लेयर बन के हमारी फेस बनता है. हम लोग एजिंग में ऊपर वाली लेयर से बात करें स्किन, जिसमें फाइन लाइन, रिंकल्स, झुर्रियाँ जिसे कहते हैं, वो आने लगते हैं. नीचे हम लोग फैट की बात करें तो एज के साथ फैट एट्रोफी होने लगती है या फैट नीचे की तरफ गिरने लगता है, जिसकी तरफ से अपर फेस में हॉलोनेस आने लगती है और नीचे वाला फेस में भारी बनाने लगता है. थर्ड, हम मसल्स की बात करें, मसल्स में भी थोड़ा थोड़ा ढीलापन आने लगता है, जिसकी वजह से हंसने पे जो काफ़ी ज़्यादा रिंकल्स दिखते हैं वो मसल सेपरेशंस रहते हैं. बोन में अनुमान ज़्यादा चेंजेस आते नहीं हैं काफ़ी आगे की एज तक. तो जो मिडिल एज में एजिंग का प्रोसेस रहता है उनमें ये ऊपर की 3 लेयर्स यूजुअली इन्वॉल्व रहती है. तो इन सब चीज़ों के थ्रू किसी भी पर्सन के फेस पे एजिंग दिखाई देती है. या सर, कॉस्मेटिक सर्जरी की फील्ड में ऐसे कौन से प्रोसीजर्स हैं जिनके थ्रू किसी भी पर्सन के फेस पे दिखने वाली एज को कम किया जा सकता है? हम लोग प्रोसीजर्स की बात करें तो प्रोसीजर्स को यूजुअली हम लोग 2 तरह से क्लासिफाई करते हैं. तो सर्जिकल, एक नॉन सर्जिकल. अगर हम लोग सर्जिकल की बात करें तो सर्जरी में जो भी आपकी फेस लिफ्ट, ब्लेफरोप्लास्टीज, जो सर्जरीज हैं, लोअर फेस लिफ्ट, अपर फेस लिफ्ट, ब्लेफरोप्लास्टीज. नॉन सर्जिकल की बात करें तो हमारे पास लेजर्स है. लेजर्स के बाद कुछ एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस हैं और इसके साथ में कुछ फिलिंग डिवाइसेस हैं. जैसे हम लोग पहले बोटॉक्स फिलर्स वगैरह यूज़ करते थे, आजकल उनके भी नेचुरल सब्स्टिट्यूट आ गए कि पेशेंट के खुद की बॉडी में से हम लोग स्टेम सेल्स लेके उन्हीं को ट्रांसप्लांट कर देते हैं, उन्हीं को इंजेक्ट कर देते हैं. सर, ये स्टेम सेल्स एग्जैक्टली क्या होते हैं? स्टेम सेल्स को समझने के लिए हम ऐसा समझते हैं कि जो कोख में बच्चे रहते हैं, जो एक सेल से पूरी बॉडी बनती है, मतलब उस सेल के अंदर ग्रोथ की पोटेंशियल बहुत होती है, जिससे एक छोटे से स्पर्म और ओवम से पूरा बच्चा बन जाता है और वो बच्चा बड़ा बन जाता है. तो जो शुरुआती जो सेल्स रहते हैं जिनमें वो ग्रोथ का पोटेंशियल रहता है, उन ग्रोथ के पोटेंशियल वाले सेल्स को हम लोग स्टेम सेल्स कहते हैं. उनमें जो बॉडी के लिए ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ फैक्टर्स और जो एक ग्रोथ का जो एनवायरनमेंट होता है उसके लिए जो हार्मोन्स निकलते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा वो हार्मोन्स रहते हैं. बॉडी में बहुत सारी ऐसी स्पेसेस रहती हैं जहाँ पे अभी भी वो स्टेम सेल्स हमको मिल सकते हैं. अगर हम लोग उनको सही जगह से ट्रांसप्लांट करके हमारे को जहाँ जिस साइड में रिपेयर करना है उस जगह हम डालते हैं, तो वही सेल्स वहाँ पे ग्रोथ फैक्टर्स, ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज करते हैं और उस जगह की रिपेयर अच्छी तरीके से होती है. सौरभ सर, ये एंटी एजिंग प्रोसीजर जिनकी आपने अभी बात की, खास करके वो स्टेम सेल वाले, सर ये एग्जैक्टली किए कैसे जाते हैं? इसके लिए हमको सबसे पहले पेशेंट को पूरा थॉरोली एग्जामिन करना पड़ता है कि उनकी प्रॉब्लम क्या है. जैसे मैंने बताया, कुछ पेशेंट्स की इनिशियल स्टेज में आते हैं, उनकी प्रॉब्लम होती है फाइन लाइन रिंकल्स, कुछ की होती है फैट ड्रूप डाउन होना, किसी के होता है थिक रिंकल्स जो कि बिना किसी मूवमेंट के भी अप्रिशिएट होते हैं. हम लोग उसके हिसाब से क्लासीफाई करते हैं कि वो कौन सी ग्रेड में है. अगर शुरू वाली ग्रेड में है तो मैंने बताया आपको काफ़ी सारी लेजर्स और एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस हैं जिनकी वजह से हम लोग स्किन को थर्मास ट्रीटमेंट या टाइटनिंग ट्रीटमेंट दे सकते हैं. साथ में स्टेम सेल्स लेके उनको बहुत फाइन एक उनका सोल्यूशन तैयार करके वी कैन इंजेक्ट दो स्टेम सेल्स ऊपर की स्किन में या उस फैट में या मसल्स में, जिस जगह हमको रिपेयर की ज़रूरत है हम लोग उस जगह वो स्टेम सेल्स इंजेक्ट कर देते हैं उस फाइन नीडल से, जिसमें कोई कट वगैरह का कोई निशान नहीं आता और वो वहाँ पे रिपेरेटिव प्रोसीजर्स अपने चालू कर देते हैं. सर, यूजुअली लोग फिलर्स वगैरह करवाते हैं, जैसे आजकल लिप फिलर्स की काफ़ी बात होती है, चीक फिलर्स वगैरह, चिन फिलर्स. तो सर, फिलर्स से कैसे ये स्टेम सेल वाला जो आपने प्रोसीजर बताया है ये बेटर है? फिलर्स आर फर्स्टली यूजुअली नॉट परमानेंट. आपको ये प्रोसीजर्स रीडू करवाने पड़ते हैं क्योंकि फिलर्स की अपनी एक शेल्फ लाइफ होती है, 1 साल, 6 महीने, 2 साल, आजकल अलग अलग तरह के फिलर्स आते हैं. दूसरा, फिलर्स आर नॉट नेचुरल टू द बॉडी. वी आर टेलिंग यू अबाउट द नेचुरल एंटी एजिंग प्रोसीजर्स. ये एक आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में प्रोड्यूस सब्सटेंसेज हैं जिनको हम लोग इंजेक्ट करते हैं. थर्डली, फिलर्स में खुद की रिपेरेटिव, बॉडी के लिए रिपेरेटिव प्रॉपर्टीज़ नहीं होती. वो खुद से कुछ रिपेयर नहीं कर सकता है, वो तो जस्ट एक फिलिंग आपको एक कैपेसिटी दे रहा है. फोर्थ जो अंतर रहा है कि फिलर कभी भी ग्रोथ हार्मोन्स जो है उस जगह वो रिलीज कर ही नहीं सकता. तो सर, फिलर्स ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं कर सकते, तो इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं? ग्रोथ फैक्टर रिलीज नहीं कर सकता, तो जो हम रिपेरेटिव प्रॉपर्टीज चाहते हैं या हम लोग जिस हिसाब से एक परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं वो फिलर्स
and they don't give those permanent things. पेशेंट की बॉडी से ही हम लोग स्टेम सेल्स लेते हैं और वो उन्हीं की बॉडी में इंजेक्ट होते हैं। तो एक तो इसमें कोई एलर्जिक रिएक्शंस कभी भी नहीं होते, क्योंकि पेशेंट के खुद की बॉडी के टिश्यूज हम लोग वापस उन्हीं में डाल रहे हैं। तो इसलिए दिस इज टोटली अ नेचुरल प्रोसेस। सौरभ सर, अगर किसी पर्सन को अपनी चिन को ऑगमेंट करवाना है तो उसके पास या तो चिन इम्प्लांट एक ऑप्शन हो जाता है, या फिर चिन इम्प्लांट के अलावा हाइलुरोनिक एसिड के फिलर्स लेना एक ऑप्शन हो जाता है। लेकिन अगर उसकी जगह पर हम फैट ट्रांसफ़र को कंसीडर करते हैं तो उसके क्या एडवांटेजेस होते हैं सर? चिन ऑगमेंटेशन अगर हम लोग इम्प्लांट से कराते हैं, इम्प्लांट हमेशा एक आर्टिफिशियल फील देगा आपको। दूसरा, हमेशा रिजेक्शन का एक रिस्क रहता है उसमें, और अगर इम्प्लांट्स बाद में अगर गलती से निकालने में पड़े या उनको पसंद नहीं आए तो स्किन लूजनिंग का चांसेस रहते हैं वहाँ पे। दूसरा है फिलर्स। फिलर्स में परेशानी ये है कि फिलर्स कभी भी परमानेंट नहीं रहते, यू हैव टू रीडू इट, क्योंकि उनकी एक लाइफ रहती है। अगर हम इन दोनों के बनस्पत हम लोग अगर फैट ग्राफ्टिंग यूज़ करते हैं चिन के लिए, ना द फैट हम लोग कहीं पे भी इंजेक्ट करते हैं वो थोड़ा सा ओवर इंजेक्ट करते हैं, क्योंकि कुछ फैट बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन वो एब्जॉर्ब करने के बाद मोस्ट ऑफ द फैट वहाँ पे उसके अंदर ब्लड वेसल्स नए डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से बाकी शरीर के जो फैट है उसके बनस्पत वो उसमें वेस्कुलराइजेशन प्रोसीजर आ जाता है, और दैट फैट स्टेज, वो परमानेंट सोल्यूशन है। दूसरा, अगर हम लोग चिन को अगर फील करते हैं तो वी वांट अ सॉफ्ट नेचुरल फील, दिखने में ही नहीं, एक फील भी नेचुरल फील आना चाहिए। तो नेचुरली भी अगर हम देखेंगे तो चिन में काफ़ी बड़ा फैट पैड होता है बोन के ऊपर, तो दैट फील इज ऑल्सो गुड, परमानेंसी इज ऑल्सो गुड एंड वेरी सेफ। एंड रिजेक्शन तो कोई चांस ही नहीं, आप ही की बॉडी का टिश्यू आप ही की बॉडी में लगा रहे हो। सौरभ सर, फैट ट्रांसफ़र या स्टेम सेल ट्रांसफ़र जिसकी हमने अभी बात की, इसका रिकवरी टाइम या जिसको डाउन टाइम भी कहते हैं वो कितना रहता है अप्रॉक्सीमेटली? यूजुअली मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में नेक्स्ट 2-3 दिन में काफ़ी कुछ रेडनेस, स्वेलिंग वगैरह सब चली जाती है। किसी किसी केस में अगर मान लीजिए कभी ब्रूजिंग ज़्यादा आ गई, जो कि फिलर्स और उसमें भी आ सकती है, उस केस में इट कैन एक्सटेंड अप टू 7 डेज। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में 1-2-3 दिन में काफ़ी कुछ स्वेलिंग्स इनकी चली जाती है। अगर इनके साथ हम लोग कोई प्रोसीजर कंबाइन कर रहे हैं तो उस हिसाब से उस प्रोसीजर का डाउन टाइम इसके साथ इंक्लूड हो जाता है। जैसे कि अगर हम लोग लेजर्स की, तो लेजर्स का जैसे ये 5 डेज 7 डेज जो डाउन टाइम है वो इसमें साथ में इंक्लूड हो जाता है। अगर केवल हम लोगों ने केवल स्टेम सेल थेरेपी की तो यूजुअली 72 आवर्स में, 48 to 72 आवर्स में तो पेशेंट्स का 99% swelling चला जाता है। They can even do नहीं, and the same day they start doing their work। सर, ये जो फैट ट्रांसफ़र है इसकी कॉस्टिंग नियर अबाउट कितनी रहती होगी? जो कॉस्टिंग का एस्टिमेट्स है दैट डिपेंड्स ऑन इंडिकेशन टू इंडिकेशन कि व्हाट इंडिकेशन वी आर यूजिंग इट विद। दूसरा कि उस इंडिकेशन के अलावा हम लोग इसमें कौन से एंसिलरी प्रोसीजर्स जोड़ रहे हैं। अगर हम लोग केवल जैसे चिन की स्ट्रक्चरल फैट ग्राफ्टिंग की बात करेंगे, मेरे को केवल चिन ऑगमेंटेशन करना है फैट ग्राफ्टिंग से, तो द कॉस्ट विल वेरी अराउंड फ्रॉम 30,000 to 60-80,000। लेकिन अगर मेरे को साथ में अगर कोई नेजो लेवल क्रीज में उसमें ऑगमेंट करती हैं, या और साथ में कोई लेजर प्रोसीजर करना है या कोई और अदर रिपेरेटिव प्रोसीजर के लिए मेरे को नैनो फैट डालना है, तो दैट कॉस्ट वेरी फ्रॉम द प्रोसीजर टू प्रोसीजर। बेसिकली द कॉस्ट इज नॉट फॉर द प्रोसीजर, इट्स फॉर द इंडिकेशन और आप कितना काम करवाना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली। मोस्ट ऑफ द प्रोसीजर्स जो नॉर्मल इंडिकेशंस हैं दे आर मोस्टली डन विद इन लाख। These procedures are very affordable. These are even in India, these are more affordable than Botox and fillers. अगर आप इनकी रिकरेंट कॉस्ट देखेंगे और इनकी कॉस्ट देखेंगे तो these cost less than half of these Botox and fillers. बोटॉक्स तो सर आई थिंक नियर अबाउट 4 to 6 months में वापस करवाना ही रहता है। हाँ, इनका एक अपना टाइम ड्यूरेशन रहता है जिस टाइम तक वो रहते हैं। और हाइलुरोनिक एसिड फिलर भी अप्रॉक्सीमेटली 6 months तक लास्ट करता है। लॉन्ग लास्टिंग फिलर्स भी आ रहे हैं जो कि, लेकिन स्टिल वो परमानेंट वो नहीं है। आपको साल 1.5 साल में आपको यू हैव टू रीडू इट। सौरभ सर, आपका क्लिनिक इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, यहाँ पर आप लोग कौन कौन से कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स ऑफर करते हैं? This Institute of Plastic Surgery basically it's a complete cosmetic and plastic surgery clinic. हम लोग नॉन सर्जिकल से लेकर टोटल कंप्लीट सर्जिकल प्रोसीजर्स वी डू, starting from head to toe, hair transplant to any you name the cosmetic needs of the body, you'll get those. We got best of the lasers at our place, best of the companies from Alma and everyone. जितने भी branded lasers हैं, we got all the branded lasers. We got diode lasers, we got CO2 lasers,
We got Pico, we got RF. Apart from it, we got Thermash treatments. We got the latest microscope for hair transplants. Along with it, we got very good liposuction machines. And rhinoplasty we do very commonly. Gynecomasties are rampant and these are done very frequently at our centers. इसके अलावा not only the cosmetic indications, we do a lot of reconstructive things also. सौरभ सर, बहुत लोगों का ड्रीम होता है, एस्पायरेंट्स होते हैं अपनी लाइफ में, प्लास्टिक सर्जन, कॉस्मेटिक सर्जन आपकी तरह बनना चाहते हैं। तो सर, आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई, उसके बारे में कुछ बताइए। Any medical field, the patient, the student has to start from MBBS. So I have done my MBBS from Banaras Hindu University at Varanasi. It's a very good institute. It's a premier institute. It's Institute of Medical Sciences, BHU Varanasi. After that, I've done MS from the same institute, from BHU Varanasi. And then I went to Tata Memorial Hospital, Mumbai for getting specialization in plastic surgery there. And after that, I joined PGI Chandigarh, Postgraduate Institute in Chandigarh, country's topmost institute in plastic surgery. And I've completed my MCH training there. And after doing my MCH, then I visited many other national and international centers for getting more specialties and training. Since then, I'm working in Jaipur as a consultant plastic surgeon. This channel which Yash has recently started, Cosmetic Surgery Trends, it's a very good channel and the concept is very good. He is asking the specialized person, the expert person of those fields, कि जो कॉस्मेटिक सर्जरी में काम कर रहे हैं, to give you some brief about the procedures, and which is a very good initiative because you are getting an authentic information. So I congratulate him for this initiative and I wish him very best for his future. Thank you, sir.